अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलें जी, आई होप सो कि मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा सेशन, तो अटेंडेंस लगा लेते हैं, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब्दुर्रहमान। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अब्दुल्ला बिशारत। यस सर। ठीक है। अफ़ान आसिफ। अफ़ान नहीं है। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अली सुहेल। प्रेजेंट सर। ओके। एहतशाम अहमद। ठीक है एहतशाम। फ़हद इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। हाफिज़ फैज़ान भट्ट। यस सर। ठीक है जी। हमज़ा ताहिर। प्रेजेंट सर। शाम सरवर। शाम सरवर नहीं, शाम को कहें क्लासेस ले ज़रा। हसन अली। प्रेजेंट सर। ठीक है। खुरम शहजाद। यस सर। एक मिनट ज़रा। ठीक है खुरम। और मोहम्मद हसन। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद असद मेहदी। यस सर। ठीक है। एहसन लग चुकी है अटेंडेंस। मोहम्मद दाऊद मंसूर। यस सर। प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद हमजा रमज़ान। यस सर। प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद हसान सदीक। ठीक है। मोहम्मद कुनशान शाहिद। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद मजहर। यस सर। ठीक है। मोहम्मद शहरियार। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद तला रईस। यस सर। ठीक है। मोहम्मद उमर फारूक। यस सर। मोहम्मद उमर हयात। यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद वकास। यस सर। ठीक है। मुजतबा आमिर। प्रेजेंट सर। ठीक है। सुहेल करीम भुट्टी। सुलेमान अहमद भट्ट। यस सर। ठीक है। उज़ैर इफ्तिखार। यस सर। ठीक। सर अफान आसिफ अटेंडेंस रह गया सर। खान हमने अच्छा टाइम वेट करके शुरू किया था, तो टाइम पे आया कर। हाँ जी। और कौन है? आबिदुल्ला। सर ज़ाहिर इफ्तिखार की यस सर। लगी। यार जी इफ्तिखार सर की लग गई है। अभी उस वक्त कमेंट्स करता होता हूँ, उस वक्त मैं अपना स्पीकर ऑन करके चीज़ें सही करके रखा कर लग गई हुई है। आबिदुल्ला आपका नाम वैसे है बीच में? हाँ है। ठीक है। आपकी अटेंडेंस जी सर है। लगी। हाँ ठीक है, लगी हुई है। ठीक है जी। ओके जी, अभी स्टार्ट करते हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे।
लास्ट टाइम हम जो स्ट्रेटजी होती है और जो उसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेशनल डिसीजंस ले रहे होते हैं कि कैसे हमें ऑपरेट करना, ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। सो ये हमने देख लिया था कि कौन सी प्रोडक्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि कौन सी मार्केट आपने टारगेट करनी है, कौन सी प्रोडक्ट डेवलप करनी है और किस तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक रखना है, कौन से पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन करना है और क्या बेस्ट टाइम है कि नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जाए, उस पर काम किया जाए। अगर कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी हो तो उसको रिप्लेस किया जाए और कब किस वक्त ये सारे डिसीजंस लेने हैं। और फिर ये है कि किस बेहतर वे में हमें काम करना चाहिए, कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करें कि ये सारी जो आपने तरकीब बनाई हुई अमली ये किस तरह यूज़फुल हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और फिर हमने ये बात भी डिस्कस की थी, ये जैसे एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन इंडस्ट्रीज़ है कि इंडस्ट्रीज़ में किस तरह का एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जब कस्टमर की या ह्यूमन बीइंग की नीड चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज़ भी अपने आप को स्विच करेंगी और जॉब भी फिर उसी सेक्टर के अंदर डेवलप होंगी। सारा फोकस जो उसी सेक्टर की तरफ होगा, ठीक है। और फिर कुछ इंडस्ट्री की भी डिमांड होती है, लेट्स से जैसे इंजीनियर्स हैं या कोई भी एकेडेमिया वाले लोग होते हैं, तो एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का एक लिंक बनाने की कोशिश की जाती है ताकि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स है कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो उस चीज़ को स्टडी करें और देन उनके स्किल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल भी हो सके मार्केट के अंदर। सो स्टेम का जो वर्ड है इसका लास्ट टाइम भी हमने एब्रिविएशन डिस्कस किया था, अभी कोई रिकॉल कर सकता है कि क्या बनता है स्टेम से? ग्रेजुएट्स ऑफ स्टेम लिखा हुआ ना, डिसिप्लिन्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है जी। तो इन जो ये जो डिसिप्लिन्स हैं इनके जो engineering, technology and mathematics. ठीक है जी, इन ये जो फील्ड्स हैं जो कि अभी स्टूडेंट्स ने डिस्कस की हैं, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से और मैथ से, तो इनके जो ग्रेजुएट्स हैं वो जब इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, माइट भी उनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर जॉब हो सकती है, प्रोडक्शन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट उनके पास होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो मेजर ट्रेंड है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन द फ्यूचर एंड द स्पेशल स्किल्स नीडेड फॉर स्टेम ग्रेजुएट्स टू बी सक्सेसफुल इन द ईयर्स अहेड, ठीक है, वो हमने इस सेक्शंस में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कि इन दिस सेक्शन डिस्कशन आर ऑफर्ड रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के दरम्यान में क्या डिफरेंस है, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी कि कब प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, कब सर्विस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, नोयत डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। सो हमारे पास टिड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हमारे पास जो 6 करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंशिएट बेसिकली करती हैं प्रोडक्ट को और सर्विस को, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें, क्या ख्याल है, डिफरेंट है या नहीं है? प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं, बिफोर गोइंग इनटू द करैक्टरिस्टिक्स, आपके ख्याल में क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज में फ़र्क है या नहीं है? यस सर। यस है सर। फ़र्क? नहीं, वो यस सर तो ठीक है, मतलब क्या फ़र्क है? सर प्रोडक्ट मतलब कि कोई भी इक्विपमेंट या डिवाइस जो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और सर्विस मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल्स जो सर्विसेज होती हैं वहां तक ये सारी चीजें सर्विसेज में आती हैं। और प्रोडक्ट सिर्फ उस एक डिवाइस को जिसको जो वो सेल करे या जिसको वो मैनिपुलेट करे, तो वो प्रोडक्ट होती है।
ठीक है जी, और कोई कमेंट किसी का? ठीक है जी, और कोई कमेंट देना चाहिए इसके लिए? जी बाकियों ने भी रजिस्टर किया हुआ या एक बंदे के कितने लोग पढ़ रहे हैं कोर्स ये? सर मैंने भी यही मतलब इसी से रिलेटेड जवाब देना था जो इस भाई ने दिया। कोई बात नहीं, आप भी एक नए भाई के तौर पे सामने आ जाएं, बता दें आप क्या जवाब देना था आपने। इस तरह तो सर एक मतलब सवाल का प्रोडक्ट आंसर करके सारे लिख दें कि सेम, ठीक नहीं नहीं है, सर सेम मतलब एज के अबाउट। प्रोडक्ट जी 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 बताएं। सर प्रोडक्ट एक कोई स्पेसिफिक डिवाइस ही है जिसको सर हम मैन्युफैक्चर करते हैं जो एक बनाई जाती है। और सर्विसेज में वो होती है जो सर मतलब मार्केटिंग में बंदा मतलब इंट्रोड्यूस कराता है, फिर उसके फीचर्स वगैरह, तो उसकी सेल्स वगैरह सर ये सर्विसेज में आ जाती हैं। अच्छा जी, और कोई बताया जी? सर जैसे हम एक एक सर कुछ कंपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल करती हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो प्रोडक्ट्स तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो सर्विसेज देती हैं दूसरे लोगों के, कुछ भी मतलब सर्विसेज देती हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं होता उनका। मिसाल के तौर पे आपके जहन में प्रोडक्ट्स में तो माइट भी काफ़ी सारी आपके माइंड में कंपनीज आ जाएं जो कि प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रही ना, प्लास्टिक से रिलेटेड। लेट से कि अगर कंपनी है तो इनके टेबल्स, चेयर्स, ठीक खराब है, हो गया। और इस तरह की वो चीज़ें जो है वो सेल आउट करें, प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, ठीक है। और ऑन द अदर साइड जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, पेल है, ठीक है, हायर है, डजन्स है, वो भी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल करते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, उनका एसी हो सकता है, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट हो सकता है, और बाकी चीज़ें हैं, डिस्पेंसर वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो कि वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। इसी तरह कोई ऐसी कंपनी जो कि जस्ट सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही हो? हाँ जी अब्दुल्ला बशारत, सर्विसेज सर वाली है कोई कंपनी? सर यूनिलीवर है। यूनिलीवर क्या करती है? सर यूनिलीवर इस वक्त थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कर रही है, वो सिर्फ अपना सर्विसेज ही दे रही है, मतलब सप्लाई चेन खाली उनका चल रहा है, वो लोग प्रोडक्शन में है ही नहीं, वो सिर्फ सेल कर रहे हैं। बाकी बच्चों को बताएं ना कि उनकी चीज़ क्या है जो वो सेल कर रही है, क्या कपड़े बेच रहे हैं, जूता बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर हाउस होल्ड उनकी बेसिकली है ना, मतलब जिसके अंदर डिफरेंट डिटर्जेंट्स आ जाते हैं या फूड आइटम्स आ जाती हैं उनकी, वो सिर्फ उसको सप्लाई चेन उसकी डील कर रहे हैं। अच्छा, पक्की बात है? जी, थर्ड पार्टी इस वक्त प्रोडक्शन यूनिलीवर कर रही है। ये ना कोई यूनिलीवर का एजेंट यहाँ पे बैठा हो, कल को आपके ऊपर केस हुआ हो। नहीं, यूनिलीवर क्या? यही कर रही है। बस चलिए, अच्छी बात। हाँ जी, और कुछ सर्विसेज का बताए कि जी क्या क्या कर रही कंपनीज? सर सर ये ISPs जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये स्टॉर्म फाइबर, PCL और ये सर सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, और ख़ास करके वो जिन्होंने PCL से कनेक्शन लिया हुआ, समझ रहे हैं ना, अपना उन्होंने ज़रा सेटअप चलाया होता है। यस सर। सो अब उन्होंने क्या कहते हैं, बैकएंड पे कनेक्शन लिया होता है बड़ा, ठीक है, और शेयर्ड नेट के थ्रू जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। खैर नहीं हो, ये थोड़ी बहुत एक नो हो थी जो कि अब हम जब उसके करेक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे तो फिर हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हम क्या स्टडी करें, और उनको देख रहे थे क्या सबसे पहले, ठीक है, एक वर्ड होता है टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबिलिटी, ठीक है, टेंजिबल वर्ड होता है जो कि चीज़
रियलिटी में भी कोई नज़र आ रही हो, सॉलिड जैसे, ठीक है, या कोई रियल चीज़ या सॉलिड जिसको यू कैन टच या जो विजिबल हो, ठीक है, जैसे कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, उस सेंस में। सो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रियलिटी के ज़्यादा करीब है, ठीक है, वो एक रियल चीज़ें हैं, वो फील हो रही होती हैं, वो नज़र आ रही हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। सर्विसेज जो होती हैं वो अभी उसको डिस्कस करते हैं, वो उस सेंस में नहीं होती। सर्विसेज को आप उनकी एफिशिएंसी से डील कर रहे होते हैं। सर्विसेज को आप देख रहे हैं कि क्या इन्होंने मुझे ज़्यादा टाइम वेट तो नहीं करवाया, अगर कोई इशू आया तो जल्द हल तो कर दिया था, और जो मेरी ज़रूरत थी क्या उसके मुताबिक मुझे प्रोसीजर बताया, या जो हमें चीज़ रिक्वायर थी उसके मुताबिक गाइड किया। और अगर इन एनी केस कोई इनसे मिसबिहेव हुआ है या इन एनी केस कोई सर्विसेज में थोड़ा रुकावट रही है, अगर हमें सफ़र करना पड़ा है, तो क्या इनका कर्टसी बिहेवियर है, क्या ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो सर्विसेज के अंदर आती हैं, उनकी एबिलिटी भी वैसी है या नहीं है। जैसे आप अक्सर ऑफिस में जाते हैं, किसी फ्रेंचाइज में, किसी बैंक में, किसी स्पोर्ट ऑफिस में, और जो वापस आके आपके रिमार्क्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिमार्क्स होते हैं, और वो सारी चीज़ें सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं, जो कि आपको फ़ील हो रहा होता है कैसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन वैसा वहाँ पर नहीं होता, या अगर हो जाता है तो एक बड़ी वास्ट डोमेन है सर्विसेज की भी, राइट। सो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो दोज आर मोर रियल, वो मोर वैल्यूएबल है, ज़्यादा नज़र आ रही होती है बेसिकली। वैल्यूएबल तो खैर हम उसको नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज की इंडस्ट्री या प्रोडक्ट की है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एक विजिबल चीज़ है, नज़र आ रही है सामने। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ये फ़र्क भी हम अभी हमने पढ़ा भी, और बिल्कुल हमारे रिमार्क्स भी ऐसे ही हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है कि परसेप्शन किस तरह की, ठीक है, कि क्या आपके पास राय लोगों की क्या है, लोग क्या कहते हैं, जैसे जिसको आप अक्सर अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि इसके बारे में लोगों के क्या व्यूज़ हैं। आप इंटरनेट पर अक्सर जाते हैं तो आप व्यूज़ देखते हैं, जैसे पार्क व्हील्स से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड आपके वहाँ पे कुछ व्यूज़ आए होते हैं, या आप कोई फूड से रिलेटेड है तो वो ईट स्लीप एंड फूड समथिंग, वो ईट एंड स्लीप, उस पर कुछ फूड से रिलेटेड कुछ व्यूज़ आए होते हैं। या कहीं और गूगल मैप्स के ऊपर आप किसी प्लेस को सर्च करते हो तो वहाँ पे भी कुछ लाइक्स और कुछ रिमार्क्स और समहाउ कोई ना कोई परसेप्शन जो होती है वो ऑलरेडी बिल्डअप हुई होती है, ठीक है। कोई ऐप करते हैं तो उसमें भी लोगों ने उसको रेट किया होता है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स कि क्या लेट्स हैव अ क्विक लुक क्या है जी। सो जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट जो क्वालिटी है इज़ असेस्ड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज फंक्शनैलिटी, क्योंकि प्रोडक्ट बेसिकली डिपेंड करेगी कि वो जो चीज़ आपने प्रोडक्ट जो ख़रीदी है वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसकी किस तरह की फंक्शनैलिटी है, ठीक फंक्शन परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। लेट से हम एक कोई सोलर का या विंड का कोई मॉडल ले लेते हैं, तो हमने वो एक परचेज़ किया एक पूरा सिस्टम, तो हमें ये देखना है कि जो इनकी रेटिंग्स वगैरह जो चीज़ें मेंशन थी क्या वैसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही, क्या वो वाली वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं समहाउ, जो कुछ भी है। तो आपके जहन में जो क्राइटेरिया था जो कि टेक्निकल क्राइटेरिया होता है, और हमेशा जो है वो जो उम्मीद है वो रियलिटी की बेस के ऊपर बांधी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 वाट का एक सिस्टम लगाया हुआ और आप बेंचमार्क उसके लिए 200 सेट करके बैठे हों और उनके ऊपर उनकी वेबसाइट्स के ऊपर और लोगों को राय पेश करें कि ये 200 नहीं देता। तो एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखना ये कि हम क्राइटेरिया हमने क्या सेट किया हो, ठीक है। सपोज़ आप किसी को जज कर रहे हैं तो माइट भी जो आप जज कर रहे हैं वो आप माइट भी सिस्टम्स के ऊपर आपको कमेंट करना था, लेकिन आप इनफरादी तौर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई एम्प्लॉई है उसका कुछ और डोमेन है, जो एक पूरा एक सिस्टम है उसकी कुछ और डोमेन है। तो ये नहीं है कि सिस्टम का नज़ला एम्प्लॉई के ऊपर या एम्प्लॉई का नज़ला आगे के सिस्टम के ऊपर। तो देखना है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप क्या क्या चीज़ क्या कर रहे हैं। सेकंड ये कि रिलायबिलिटी, अक्सर आपने देखा है कि यार वो रिलायबल है या नहीं है। तो रिलायबिलिटी से आपके जहन में क्या चीज़ आता है? सर लॉन्ग टर्म में किसी भी मतलब प्रोडक्ट का इफेक्ट, मतलब वो कितनी पायदार है नहीं है, मतलब उसमें इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे?
काबिल यकीन है या नहीं है, ठीक है, Yes. उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जाता, उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी में ये है कि कोई लॉन्ग टर्म कितना चलेगी, कितनी वो ड्यूरेबल है, क्या उसकी लाइफ है, ठीक है। और इस तरह मेंटेनेबिलिटी है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है वो अपने आप को लेट से किस तरह से मेंटेन उनकी सर्विसेज ने किया हुआ जो उसका काम करने का था प्रोडक्ट का, या दूसरी सेंस में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने किस तरह अपनी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है, अपने उनके ट्रेंड में कोई डिक्लाइन तो नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में मेरे ख्याल से वी आर वेल फेमिलियर विद इट। इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि बीइंग एन इंजीनियर, जो एक इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट होता है उसका जो नॉलेज होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक रीज़नेबल पॉइंट पर होता है, और अगर उसने बेहतर से चीज़ों को एनालाइज किया हुआ तो उसके लिए बहुत इजी है, ये कोर्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी हद तक ग्रूमिंग हो चुकी होती है स्टूडेंट्स की यहाँ तक आते आते। लेकिन देखना ये होता है कि जस्ट हमने टर्मिनोलॉजीज़ पे थोड़ा फोकस करना होता है, थोड़ी वर्डिंग देखनी होती है कि दैट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, और वो उस तरह के जो टर्म्स हैं वी शुड बी फेमिलियर विद दैट। अदरवाइज़ जो चीज़ें आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं हमें उनका आइडिया होता है, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट में जो सर्विस क्वालिटी है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड परसीव बेस्ड ऑन फिज़िकल एविडेंस द फिज़िकल सेटिंग वेयर द सर्विस इज़ ऑफर्ड। अब इसमें सर्विसेज जो हैं उसमें सम टाइम लोकेशन डिपेंडेंट भी होता है कि वहाँ पे सर्विसेज हैं या नहीं। अक्सर आपने फ्रेंचाइज पे जाना हो किसी पे, तो ये तो हम सबको पता है कि जो आउटलेट्स हैं या फ्रेंचाइजीज़ हैं वो कोई भी अगर कंपनी है तो मोस्टली उनकी होती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन देखना ये है कि उनका सेटअप कितना है, किस जगह पर है, आपकी प्लेस के ऊपर है नहीं है। सम टाइम होता है कि ये पैकेज कुछ शहरों के लिए है या ये सर्विसेज कुछ बड़े शहरों के लिए, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि वहाँ पर है, आप फ्लैट से जो टाउन में रह रहे हैं माइट भी टाउनशिप में उनका कोई सर्विस सेंटर हो या वो चीज़ें, या माइट भी किसी और चीज़। अक्सर होम डिलीवरी के सेंस में होता है कि आप इतनी वैल्यू की कोई ऑर्डर करें तो फिर ये आपको मिल सकती है, ठीक है। या लिखा होता है कि हमारी जो सर्विसेज एरिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इस रेडियस के अंदर है, और वगैरह वगैरह, ठीक है। सो उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस ना, कि रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। इसमें क्या है कि अब रिस्पॉन्स का जैसे वर्ड आया आपके जहन में आ गया, मतलब कुछ चीज़ें बनना शुरू हो गई होंगी, ठीक है, कि माइट भी हो सकता है आपके जहन में ये कि आपने उनसे कांटेक्ट किया है तो उनका किस तरह का रिस्पॉन्स था, उन्होंने आपकी बात को ठीक से सुना, ठीक से समझा और उसके अकॉर्डिंगली क्या उनको देना चाहिए था, या अगर उनको कुछ सर्विस ठीक है उन्होंने आपके इशू को, क्यूरी जो आपकी थी उसको नोट डाउन कर लिया, और उनकी सर्विसेज कैसी, उनकी स्पीड ऑफ सर्विस कैसी है। लाइकवाइज इंटरनेट की अभी किसी ने बात की तो अगर हुआ तो उसको विद इन क्या 24 वर्किंग आवर्स वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और अब कुछ लोग हमारे जैसे 24 आवर्स का मतलब ये समझते हैं कि आज करवाई है तो कंप्लेन की है तो कल इस टाइम पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब चीज़ें लटकनी होती, किस्मत ठीक ना हो, तो उस 24 आवर का मतलब क्या बन जाता है 24 वर्किंग आवर्स, दैट मीन्स कि 3 डेज, राइट। तो स्पीड ऑफ सर्विस कैसी है और विलिंगनेस ऑफ स्टाफ टू हेल्प, ये स्टाफ का अक्सर आप कमेंट कर रहे होते कि वहाँ पे गए हैं तो वो सम हो रिमार्क्स आप बड़े अच्छे देते हैं, पहुंचते भी रहते हैं आपके कमेंट्स, तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। विलिंगनेस ऑफ स्टाफ टू हेल्प का तो आइडिया में होता है, ठीक है, कि हम कहीं अगर विज़िट कर रहे हैं तो उनके स्टाफ क्या मदद करने के लिए भी तैयार है नहीं है, किस तरह का उनका बिहेवियर है, बहुत सारी ये मल्टी डायमेंशनल ये एक स्टेटमेंट है। और कॉम्पिटेंस, अक्सर हम कह रहे होते हैं कि बड़ा इनकम्पिटेंट जो था वो स्टाफ था, उनकी सर्विसेज जो लोग उसमें कुछ और बता रहा था वो कुछ और समझ रहा था, उनको इशू का ही नहीं पता था। जब इशू का नहीं पता था तो रिजॉल्व कौन करेगा। सो सम हो कॉम्पिटेंस, एबिलिटी टू परफॉर्म द सर्विस डिपेंडेबली, ठीक है। आपको इशू का पता होना चाहिए, कॉम्पिटेंट हो, इशू को समझे, उसका सलूशन बताए और इफ़ेक्टिव सलूशन बताए और एफिशिएंट हो वो, ठीक है। और एश्योरेंस, ठीक है। अब उसमें गारंटी टाइप चीज़ें हैं कि आपको इस तरह की सर्विसेज दी जाए
ठीक है, इस तरह का बिहेव किया जाए, इस तरह का नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, इस तरह की सर्विसेज दी जाएं कि आप ट्रस्ट करने वाले बन सकें, आप उनके ऊपर रिलाई करने वाले बन जाएं, आपको उनकी जो वेज़ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस हो क्योंकि जो ठीक आप वहाँ पर खड़े हुए हैं या कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो डाउटफुल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एम्पैथी में क्या है कि वो आपको प्रोविजन ऑफ केयरिंग एंड इंडिविजुअल अटेंशन। ठीक है, अक्सर आप कह रहे होते हैं कि जी उसको बड़ा अच्छा डील किया था, लेकिन मेरे से पहले जो खड़ी हुई थी उनको तो बड़े ठीक तरह से जो है वो बड़ी तवज्जो से बता रहे थे, लेकिन मेरी तरफ उतनी तवज्जो मरकूज़ वो नहीं कर सके। सो सम हाउ इक्वली जो है वो डीलिंग होनी चाहिए। इट फील सम टाइम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा अटेंशन चाह रहे होते हैं, सम टाइम कुछ केसेस नॉर्मल होते हैं जिनके लिए कोई ख़ास अटेंशन की ज़रूरत नहीं भी होती। तो ये केस के नेचर टू नेचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्लाइंट्स को भी देखने की ज़रूरत है कि आया कि वहाँ पर अटेंशन रिक्वायर भी थी या बिला वजह प्रोटोकॉल मांगा जा रहा है। अब नेक्स्ट में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो साइमल्टेनियसली जो वर्ड हमारे पास होता है उससे हमारे पास वर्ड निकला है। ठीक है, कि एक ही टाइम के ऊपर क्या काम हो रहा, माइट भी एक ही टाइम के ऊपर प्रोडक्ट्स भी बन रही हो, माइट भी उसी टाइम के ऊपर जो सर्विसेज हैं वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले साथ ही आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, पहले कुछ प्रोडक्ट बनेंगी, पहले कुछ देने के लिए कुछ करने के लिए आपके पास कोई चीज़ होगी, तभी आप उसको सेल आउट करेंगे, तभी उस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा मिक्स सेटअप है। लेट्स हैव अ क्विक लुक कि इसमें हमारे लिए क्या चीज़ है। सो प्रोडक्ट्स आर टिपिकली मेड इन एडवांस ऑफ कंजम्पशन, तो ये हम सारे इससे फेमिलियर हैं, हम इसे एग्री भी करना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंजम्पशन से पहले बनती हैं तभी वो कंज्यूम होती हैं ना। एग्री करते हैं या नहीं करते? यस सर। यस सर। यस सर, जी ठीक सर है, बिल्कुल। और जो सर्विसेज हैं, वेयर एज सर्विसेज आर कंज्यूम्ड मोस्टली एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, तो जब आपके पास प्रोडक्शन होती है फिर सर्विसेज आपके पास स्टार्ट होती हैं, फिर आप सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर आप साइमल्टेनियसली एक काम कर रहे हैं, सर्विसेज भी लट से दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं, सर्विसेज भी बन रही हैं, तो माइट भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पास अक्कर हो जाए, माइट भी स्टोरेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पास अक्कर हो जाए। ठीक है, अगर आप इन एडवांस कोई चीज़ बना रहे हैं तो माइट भी हो सकता है कि बल्क में स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेस ही अवेलेबल ना हो। ठीक है, या आप एक रीज़नेबल टाइम में पहले आइडिया ही ना लगा सकें कि आपको कितना मैनेज करना है किस टाइम पे, जैसे कुछ सीजनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उसमें बिफोर द टाइम अगर आप काम किसी जगह पर नहीं करते तो माइट भी जब सीज़न चल रहा होता है तो उसके अंदर आप ठीक तरह से सर्विसेज ना दे सकें। ठीक है, लोड भी पड़ सकता है, पीक होती है किसी चीज़ की। सो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है क्वालिटी की, फिर उसमें आपने अपना स्टाफ देखना है, फिर आपने अपनी मशीनरी देखनी है। ठीक है, तो सम टाइम कुछ चीज़ें आपको वेल इन एडवांस भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ कैपेसिटी प्लानिंग्स आपको करनी पड़ती हैं, राइट। और नेक्स्ट जो स्टेप अभी डिस्कस कर रहे थे लाइक वाइज स्टोरेज का, उसको देख लेते हैं। जिसमें पहली टर्म है कि कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में आपको इम्बैलेंस हो सकता है कि आपके पास सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस जो है। ठीक है, सपोज आपके पास डिमांड थी 500 यूनिट्स की, वो आपने बनाना शुरू किए, और जब आपने वो बना लिए हैं तो माइट भी आपके पास स्टोरेज, या माइट भी आपको पता है कि आगे ये चीज़ें यूटिलाइज होने वाली हैं, डिमांड उसकी ज़्यादा होगी लेकिन आप ज़्यादा बना ही ना रहे, स्टोरेज कैपेबिलिटी ना आपके पास। ठीक है, और तो थोड़ा इसको ये जो मैंने इशू बताया इसको थोड़ा कवर अप भी किया जा सकता है। सो सच प्रॉब्लम्स में बी मिटिगेटेड बाय प्राइसिंग। तो मिटिगेट का क्या मतलब है कि आप रिड्यूस भी कर सकते हैं प्राइसेस को। किस सेंस में? क्योंकि अगर प्राइसेस को तो मैं रिड्यूस करूंगा और ये जो ऊपर मैंने सारी बात डिस्कस की तो माइट भी मुझे इतना वैल्यूएबल प्रॉफिट ना आ रहा, माइट भी मैं लॉस में जा रहा हूँ। सो क्या फिर
प्रैक्टिकली टेक्निक हो सकती है कि डिस्काउंट्स एट ऑफ पीक टाइम टू इंड्यूस डिमांड। ठीक है, कि एक तो ये चीज़ है कि आपने प्राइसेस को जो है वो मिटिगेट कर दिया, उनको रिड्यूस कर दिया आपने, ऑफ टाइम्स के ऊपर डिस्काउंट दे दी, यानी कि किसी चीज़ का सीज़न ही, फॉर एग्जांपल अभी गर्मी आ रही तो आप सर्दियों के स्टॉक के ऊपर जो है वो प्राइसेस को कुछ ऑफ कर दें। अक्सर अभी आने लग जाएगा कि सेल है और जी 50% या 40%, हम वहाँ पर जाते हैं, विज़िट करते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा मैंने आप लोगों से कमेंट भी लिया था पिछले एक आध लेक्चर में, और बड़ी हमने थोड़ा डिटेल में बात की थी कि डिस्काउंट्स क्यों लगाई जाती हैं, सेल्स क्यों लगाते हैं, उनके पीछे पर्पस क्या होता है, अगर किसी को याद हो। की है ना इस पे बात? यस सर कीजिए। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। किसी ने कहा कि सेल्स को बढ़ाने के लिए कर लेते हैं, वो भी एक कमेंट था। फिर किसी ने कुछ और कमेंट भी किया हुआ था। फिर उसके अंदर एक दो चीज़ें भी हमने ऐड की कि क्या होता है कि आपका पैसा रुका हुआ, आपने पहले वो, और आपका स्टोर भी रुका हुआ। अब आपके पास एक स्टोर है और आप उसका रेंट दे रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है आपने परचेज़ की हुई है और आप उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। तो अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, अगर सर्दियों का स्टॉक सारा उसके अंदर आपके पास पड़ा होगा, तो अब इसको बाहर अगर आप फेंकते हैं बिल्कुल ज़ीरो पे, तो वो तो नहीं आप फेंक सकते, क्योंकि इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर उनको कहीं नहीं रख रहे तो फिर गर्मियों का स्टॉक आपको कहाँ पे रखना है? या तो एक नई बिल्डिंग आप लेने जा रहे हैं, रेंट पे लेने जा रहे हैं, जैसे भी लेने जा रहे हैं, उसके आपको पता सारे चार्जेस हैं, यूटिलिटी वहाँ पे होगी, कुछ आप उसको सिक्योरिटी पर्पज़ से रिलेटेड काम करें, मल्टीपल चीज़ें जो कि आप वहाँ पर करने जा रहे हैं। सो ये बेटर नहीं है कि उसको कुछ ऑफ उसकी करके प्राइस और उसके ऊपर कुछ सेल लगाई जाए इस टेक्निकल वे में। क्या ख्याल है? ठीक है, सो दैट मेक सेंस कि आप उसको लेस प्राइस के ऊपर उसको सेल आउट करें और वही जो आपके पास मनी है उसको आप फर्दर प्रॉफिट के लिए यूटिलाइज करें, जो कि जो सीज़न आने वाला है और जिसकी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, और वो ब्रांड भी जो है, वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर है, जो कुछ भी है, वो रनिंग में रहेगा मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप एक दो सीज़न या कुछ अर्सा के लिए अगर बेहतर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च नहीं करते, तो जो कंपटीशन है यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द मार्केट, नो राइट। और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है लेजीनेस की। नेक्स्ट में क्या है कि एडिंग, अगर यही कैपेसिटी और स्टोरेज और ये सारा यही काम अगर इसको ठीक है और सेल्स वगैरह नहीं लगानी सम हो, तो फिर कैसे करना है? या आप एडिंग टेम्परेरी वर्कर्स या आउटसोर्स कर लेंगे किसी को, तो या तो आप किसी कंपनी को आउटसोर्स कर लें। ठीक है, सो वो आपके बैकएंड पे कुछ जो आपका काम है, जो आपकी सप्लाई एंड डिमांड है, जो आपकी कैपेसिटी मैनेजमेंट है, उसको आपको थोड़ा हेल्प आउट कर दे। या आप एक्स्ट्रा वर्कर रख लें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, टेम्परेरी जो वर्कर्स हैं, कि आपको पता है कि किस टाइम पे जाके सप्लाई और डिमांड के ऊपर इम्बैलेंस आता है, किस टाइम पे पीक आती है, किस टाइम के ऊपर स्पाइक्स आती हैं, तो उसको देखा जा सकता है। कस्टमर कांटेक्ट है नेक्स्ट में हमारे पास। सो सर्विसेज डिमांड, हाई लेवल ऑफ कस्टमर कांटेक्ट। ठीक है, और ये आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कस्टमर कांटेक्ट है ये बहुत हाई है। ठीक है, अभी अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखें तो सम हो मोबाइल फ़ोन्स और कम्युनिकेशन में जो थोड़ा वास्ट है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उससे रिलेटेड अब हर बंदे को ये होता है कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उससे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो। ये तो एक खैर मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइफ इंसान की नेचर में भी ये चीज़ है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो अपने रिप्रेजेंटेटिव से, वो उसको बुला रहा हो अपनी तरफ, ना कि वो किसी की वजह से उसको सपोर्ट कर रहा हो, ताकि कल को उसको कोई काम हो तो डायरेक्ट उनका जो रिलेशन है वो। ठीक है, और कई सर्विसेज लेने भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी लोगों को प्रोटोकॉल्स चाहिए। तो ह्यूमन नेचर भी जो है वो काफ़ी चेंज हुई है, और माइट भी उसमें रीजन वाइज भी हो सकता है कि माइट भी हमारे एशिया में ही ऐसा हो, और माइट भी दूसरे कंट्रीज़ में इस तरह का ना हो, या माइट भी उनमें भी हो। सो इट डिपेंड्स के हमारी ऑब्जर्वेशन किस तरह की, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। शायद मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हो। सो लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इस सारी चीज़ों की वजह से एक तो सब्र में भी कमी आई है, पेशेंस नहीं है, राइट। हमें क्विकली चीज़ें चाहिए, और एक ज़रूरत से ज़्यादा भी सम टाइम क्विकली चाहिए। सो प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो सर्विसेज की जो डिमांड है
सर्विसेज क्या डिमांड करती है, हाई लेवल ऑफ कस्टमर कांटेक्ट, ठीक है, और कुछ में ज़्यादा भी डिमांड लेट से मेडिकल से रिलेटेड है। तो एक तो ये बड़ा रिस्की सर्विसेज हैं, एक बड़ा केयरिंग सर्विसेज हैं, इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो तो इसमें चांसेस जो लॉस के हैं या डिज़ास्टर के हैं, इससे लाइफ का चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा तवज्जो मांग रही हैं। बिज़नेस कंसल्टिंग भी हो सकती है और उसमें ऑब्वियसली लोगों का रोज़गार है, ज़्यादा इन्वेस्ट है, उस पर फोकस ज़्यादा है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और सर्विसेज हैं लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है कि आप इनको लेना चाह रहे हैं, कोई हेल्प डेस्क बना हुआ आप उस पर मालूमात से रिलेटेड। तो अब एक इंफॉर्मेशन डेस्क वाली जो हेल्पलाइन है या जो एक इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क है वो ज़्यादा क्रिटिकल है या 11122 रेस्क्यू के ऊपर कॉल करना वो ज़्यादा क्रिटिकल है? सो दोनों में आपको कौन सी ज़्यादा क्रिटिकल लगती है और क्या आपके ख्याल में चीज़ें? जी एक मिनट। तो 1112 वाला ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन। यहाँ जो भी हम भी कस्टमर कांटेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, उन्हीं को ज़्यादा क्रिटिकल कहा हुआ या किसी और को कहा हुआ? सर उन्हीं को मेडिकल वालों को कहा है क्रिटिकल। ठीक है, इनके अलावा और कुछ को बताया कि जी बाकियों को लेस क्रिटिकल क्यों कहा हुआ या उनके काम में इम्पोर्टेंस क्यों बताई? कोई और स्टूडेंट इस पर कमेंट करना चाहेगा? सर इसमें वो ह्यूमन लाइफ है ना सर, इसलिए क्रिटिकल है वो, अब बाकी चीजें तो फिर बाद में भी होती। ठीक है जी, ह्यूमन लाइफ है और वो कह रहे हैं कि मालूमात लेने में ह्यूमन लाइफ नहीं इन्वॉल्व, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो खैर ठीक है, बातें अच्छी बातें कर रहे हैं बच्चे सर। सो देन हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लोकेशन की है। एक बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे एक वर्ड नज़र आ रहा है इंजीनियरिंग में बड़ा यूज़ होता है, यहाँ पे लिखा होता है प्रॉक्सिमिटी फैक्टर ना। सो एक वर्ड बड़ा मशहूर मरूफ रहता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगर किसी ने कोई काम किया हो तो कोई बताएगा कि क्या चीज़ है द प्रॉक्सिमिटी फैक्टर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो वर्ड है या प्रॉक्सिमिटी का कोई वर्ड है? सर मतलब सराउंडिंग में नियर बाय बॉडी के मतलब सेंसर यूज होता है, आईआर सेंसर होता है जिस तरह हमारे पास लोकेट करने के लिए, मतलब कितने डिस्टेंस पे बॉडी है हमारी। कह रहे हैं जी नियरेस्ट जो लोकेशन है, जो प्लेस है, हमारा ठीक है। टारगेट का है, मतलब अगर हम किसी चीज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उस सेंस में भी। तो मोबाइल वगैरह में भी होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। किन में होता है प्रॉक्सिमिटी? सर मोबाइल वगैरह में। ठीक है, वो कह रहे हैं मोबाइल वगैरह, तो उसमें क्या होता है बंदा उससे थोड़ा दूर जाए तो वो अलार्म बजने लग जाता है? नहीं सर, जैसे हम कॉल करते हैं ना, मतलब कि वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो आपके ख्याल में इसमें क्या कॉन्सेप्ट हुआ यूज जिसको हम इधर रिलेट कर सकें? जैसे कि सर्विसेज के केस में हॉस्पिटल सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज को देखा जाए तो अब जैसे लाहौर में इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी विसिनिटी में ज़्यादा है, तो लाहौर की प्रोक्सिमिटी में जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरे शहरों में जो आउटवर्ड इलाके हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनकी वो प्रोक्सिमिटी दूर पड़ती है, हमें करीब पड़ती है, तो इसलिए उन्हें जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है इलाज वगैरह के लिए। या तो जैसे आप डेवलप सिटी की तरफ इलाज कराने जाते हैं तो आपको वो इलाज ऑलमोस्ट महंगा पड़ता है, सर्विसेज महंगी पड़ती हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करके जा रहे हैं, ठीक है, एक तो आपका टाइम लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट हो रहा है, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, फिर जो बैकएंड से कुछ लोग केयरिंग सेटअप में उसके अंदर लट से अगर आपको कोई मिलने वगैरह आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में या आपकी केयर के लिए, वो आपके बैकएंड पर पीछे आ रहे हैं, और तो उनको भी साफ ज़ाहिर है वो भी उसके लिए कुछ ना कुछ पे करेंगे,
लेकिन खैर वो तो पेशेंट से एक हट के एक चीज़ है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारी सारी जितनी हमने बातें की उसको हम समराइज़ कैसे करते हैं, क्योंकि सारी बातें किसी न किसी हद तक ठीक हो सकती हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास समरी के तौर पे क्या है। सो द प्रॉक्सिमिटी फैक्टर, यानी कि वो चीज़, वो सर्विस आपके कितना करीब है। मैं देखता हूँ कि मेरे घर के करीब फास्ट फूड की कौन सी चेन अवेलेबल है। सो द प्रॉक्सिमिटी फैक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्विसेज देन फॉर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि नॉर्मली जब आपने कोई चीज़ बाय या उस तरह की कोई चीज़ लेनी होती है, सो उसमें सम टाइम लोकेशन या जगह या वो कोई ख़ास चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है, प्रोडक्ट्स के लिए। वो और माइट भी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स लोग जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो आगे उनके आगे रिटेलर्स और आगे शॉप्स और आगे उनके आउटलेट्स और आगे उनके कस्टमर्स और ये सारी चीज़ें। अब अगर आप ये जैसे मैं रेफ्रिजरेंट ये सी वगैरह की बात करूँ तो ये कंपनी तो माइट भी, जो उसका मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है, वो माइट भी बहुत कहीं पीछे किसी और शहर में बैठा हो। तो आपको अपने सिटी के अंदर, अपने टाउन्स के अंदर, अपने नियर बाय आपको स्टोर्स के ऊपर वो सारी चीज़ें मिली हैं। वो उनके प्रोडक्ट्स ही हैं, उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, आप फर्दर उनसे ले रहे हैं और आगे एक पूरी एक वो चेन चल रही है। लेकिन सर्विसेज का कुछ सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपने नियरेस्ट लोकेशन में देखते हैं कि क्या आपके पास सर्विस, अगर लाइट से किसी ने केबल नेट लगवाना, ठीक है, तो अपनी नियर बाय लोकेशन में देखिए क्या वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। या आप लाइट से वो डिवाइस लेना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके नियर बाय में सर्विसेज हैं, टावर कहाँ पे है, ठीक है। तो वो टावर जो है वो जितना आपसे दूर है, वो ये प्रॉक्सिमिटी फैक्टर है कि आपके नियर बाय है, आपसे दूर है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और ये क्या करती हैं, मेकिंग सर्विसेज मोर लोकल एंड लेस कम्पिटिटिव। सो अगर लोकली कोई चीज़ अवेलेबल है, आपके करीब अवेलेबल है, ठीक है, वो इजी टू रीच है और आपको उसके लिए कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपके पास लोकल होगी, ठीक है, उतना वो कंपटीशन जो है उसका बाकियों से जो है वो कम होगा। और आप वहाँ पे देख रहे होंगे इन नो डाउट के जो बाकी सर्विसेज हैं उनके साथ उनका कंपटीशन काफ़ी हो सकता है, लेकिन जो इजीली आपको अवेलेबल होगी आप उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, और आप उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। माइट भी हो सकता है कि लाइक वाइज सर्विसेज के अंदर आप देख रहे हैं लाइक लेट से जैसे इंटरनेट है, 4G किसी का 3G है, क्या है वो आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज उनमें डिफरेंस आ सकता है। फिर जिसका जितना टावर आपके करीब होगा उतनी उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फिर माइट भी हो सकता है अगर किसी में कोई कंप्लेन या उस तरह का इशू आ जाए और वो जल्दी रिजॉल्व नहीं करते, उनके कस्टमर केयर डिपार्टमेंट या जो टेक्निकल टीम मूव करती है वो ज़्यादा दूर है। तो ये सारी चीज़ें लोकेशन वाइज बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। यहाँ पर एक और भी चीज़ एक लिखी हुई है कि ओनली अबाउट 10% ऑफ सर्विसेज इन द डेवलप्ड, ठीक है, इकोनॉमीज आर ट्रेडेड इंटरनेशनली, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, जो इकोनॉमिक्स के ऊपर हम बात हो रही है। सबसे पहले तो ये लिखा हो डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलपिंग और डेवलप्ड में क्या फ़र्क है? सर जैसे चाइना और अमेरिका ये डेवलप कंट्रीज हैं, और जैसे पाकिस्तान और इंडिया ये सही डेवलपिंग हैं जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, लाइक USA, चाइना, रशिया और जो जापानीज़ हैं, मतलब इनको हम कह सकते हैं कि ये जो नेशंस हैं ये डेवलप हो चुकी हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, राइट। और जो डेवलपिंग में भी रेस में लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, समहाउ और भी खैर कुछ गरीब हैं अदर देन द एशिया भी। सो ये जो सारे हैं ये भी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि 10% जो अपनी वो सर्विसेज हैं वो जस्ट इंटरनेशनली वो ट्रेड कर रहे हैं, बाकी फिर किधर वो दे रहे हैं लोकली। तो सर्विसेज में जो ज़्यादा रुझान है चीज़ों का वो क्या है, वो लोकली ज़्यादा रुझान है। अब आप प्रोडक्ट्स में देखें तो प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा बाहर की यूज़ की जाती है, क्या ख्याल है? ठीक है, तो प्रोडक्ट्स इतना मैटर नहीं करती, सर्विसेज अब डेफिनेट सी बात है बाहर की नहीं होती। पिट से इंटरनेट लगवाया हुआ है, ख़राब हो गया तो ये नहीं है कि रशिया से बंदा आ रहा है उसको ठीक करने के लिए।
या बिजली का कोई कनेक्शन है तो मीटर को ठीक करने के लिए चाइना से बंदा आ रहा है, सी पैक रूट्स के थ्रू चलता हुआ और कोरोना ले माइट भी कोरोना को भी लेके आ जाए, कोरोना को भी लेके आ जाए और उसकी टिकट के पैसे भी आप उसको सेंड करना, फिर बंदा वहाँ से मूव करेगा। ठीक है, ओके जी। और अब थोड़ा मूव करते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो मेजर सेक्टर्स होते हैं ना, कुछ को तो मैंने खैर आप लोगों के लिए हाईलाइट भी किया हुआ। तो आपके ख्याल में कौन कौन से बड़े सेक्टर्स हैं? कुछ तो देख के बड़ा इजीली बता सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी एक मशहूर मरूफ टर्म यूज़ होती है कि पाकिस्तान का कौन सा सेक्टर है जिसको कि बड़ा प्रोमिनेंट बुक्स के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट लिखा जाता है? एग्रीकल्चर। 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 पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, क्या ख्याल ऐसे होता है? यस सर। यस सर। सो बड़ी 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 टर्म्स लिखी होती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में प्रोटेस्ट और जो फार्मर्स हैं जो देखने में महसूस होता है, वो क्या ख्याल है? महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस होता है? जब बुरा महसूस होता है न्यूज़ देख के? फार्मर्स के बारे सर? जी जी सर बुरा महसूस ही होता है। यस सर। किसी को अच्छा महसूस होता हो? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो क्या आपको दिली जो दुख होता है वो क्या 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 हो रहा है, ये क्या देख के हो रहा होता है? हाँ जी, नहीं सर, मतलब यही है कि यही लोग मतलब कुछ शहरों में जो भी आ रहा होता है खाने के लिए और सारा फार्मर, तो उनको ज़ाहिर है जो उनके सहूलियात वगैरह उनको मिलनी चाहिए। इस तरह जैसे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं दिन, तो उनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। ठीक। कहते हैं जी शहरों की रोजी रोटी चलने के लिए गांव वालों का चूल्हा जो है ना वो जलना ज़रूरी है, ये कहना चाह रहे हैं हम? सर एग्रीकल्चर में ना रिलीफ नहीं मिलता सर इतना जितना। ठीक है, हाँ जी, क्या रिलीफ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ज़रा? वैसे मुझे तो पता है, मैं तो अभी करने लगा हूँ। हाँ, यानी कि क्या सर आपके ये ख्याल में मिलना जैसे सर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फर्टिलाइजेशन जितना भी मटेरियल यूज होता है जैसे खाद स्प्रे वगैरह ये चीजें सर ये वैसे भी एक तो कॉस्टली है पड़ी, जो उसके अलावा सर पानी का निजाम कुछ ठीक नहीं है पड़ता। 6 महीने मिलता है, 6 महीने में भी शॉर्ट हो जाता है, फिर 6 महीने वैसे नहीं मिलता होता। तो वो जो किसान होते हैं वो सर मतलब अपने उनका मतलब सर खर्चा ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब फसल बिल्कुल रेडी हो जाती है तब मार्केट मंडी का रेट वैसे भी लो हो जाता है। वो जितने अखराज तो हुए पड़े होते हैं उससे मतलब अगर सर वैसे कैलकुलेट किया जाए उतनी नहीं बचती जितने एक ना फार्मर की इतनी मेहनत होती है। काफ़ी हद तक जी इत्तेफाक करते हैं, बड़ा सही नक्शा खींचा है अपने एरिया में किसान मूवमेंट जहाँ उसके ऊपर इनको कोई अच्छी सी छोटी मोटी सीट ज़रूर मिल सकती है। सो बड़ा बड़ा जो है ना वो मोस्ट वांटेड एनालिसिस किए इन्होंने हैं, जो बड़ा जी सर। ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे मुंबई और दिल्ली के अंदर भी जो पंजाब के फार्मर्स हैं इंडिया में भी, वो भी ट्रैक्टर लेके पहुँचे हुए होते हैं और पहुँचे हुए थे और हमारे भी ठोकर पे पहुँचे होते हैं। सो ये एक बड़ी देर से एक जंग है, सर्द जंग है जो कि चल रही है। सो खैर इनकी बातें ठीक है कि उनके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र की सेंस में खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, उनके रेट्स कुछ और हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दोज पीपल उसको थोड़ा लो डाउन होना चाहिए। और ये भी है कि मार्केट में जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है आपके पास
ठीक है, वीट की है या राइस की है, जब फसल तैयार तो फिर साफ ज़ाहिर है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती, डिमांड जो है वो उतनी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होती है। इजीली अवेलेबिलिटी की वजह से फिर उसकी जो प्राइस है वो नीचे जा रही होती है, या कुछ सेक्टर्स उसको जो है वो फोकस नहीं करते और उसको लोअर सेट कर दिया जाता है। तो फिर जो एट द एंड उनका नेट प्रॉफिट है वो नहीं दे रहे होते। पानी वगैरह की बात है, कई जगह पे पहुंच रहा है, कहीं पे नहीं पहुंच रहा। नहर में समटाइम आपने देखा है कभी खुश्क भी पड़ी होती है और कभी उनमें पानी होता है, फिर उनकी ज़मीन पे पहुंचना नहीं पहुंच रहा। अदर देन दैट वो ट्यूबवेल या वो ऑयल वगैरह यूज़ करेंगे, डीजल वगैरह उनको यूज़ करना पड़ेगा और इंजन्स वो चलाएँगे और अपने ट्यूबवेल्स के थ्रू जो है वो आबपाशी कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपेंसिव सारा सेटअप है। सारी जो चीज़ें उनको उनके अकॉर्डिंगली रेट्स नहीं मिलते। तो अब अगर आप बीइंग एन इंजीनियर या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप अगर लेट्स से बिजनेस फील्ड में आना चाहें अदर देन द जॉब, या कोई हर बंदे ने ऑब्वियसली इंजीनियरिंग भी नहीं की होती, तो आप मार्केट को स्टडी करेंगे, ट्रेंड क्या है, मेजर सेक्टर्स कौन सा, ट्रेंड क्या, माइट भी आप उस तरफ ना जाना चाह रहे हो। आप जब देखें यूँ एक नया बंदा उसमें इन होना चाह रहा है और वो देखेगा और कहेगा कि यार ये इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का तो बुरा हाल है, वो तो रो रहे हैं, वो तो उस तरह कर रहे हैं और सम हाउ ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ डेयरी फार्म्स कुछ लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, वो डेयरी फार्म्स और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ बड़ा जाना चाह रहे होते हैं। तो जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है प्रोडक्शन के अंदर, सेल्स के अंदर, उसकी मार्केटिंग के अंदर, उसका एक्सपोजर, उसका एनालिसिस, वो भी बड़ा एक ट्रेंड सेट करता है कि आने वाले लोगों ने किस तरफ जाना है। आगे उसके कुछ ग्राफ्स भी हैं जो कि यूएसए से रिलेटेड हैं। तो खैर है नहीं हो, ये जो सारी बातें की थी, इनको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को सारा कुछ मिल जाए तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, ताकि जो हम पाक स्टडी में पढ़ते हैं कि एक ज़री मुल्क है, उसका जो है ना वो कर्ज अदा हो सकता है उस फिक्रे का। तो अगर तो ऐसे चलता रहा तो फिर शायद कर्ज अदा ना हो। और उसमें ये भी होता है कि जिसमें उनका वो बेसिक रोज़गार होता है और वो कट भी होती जाती है। ऑब्वियसली जब आगे नस्ल बढ़ेगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, तकसीम होगी, और तकसीम होके तो किसान, एक बड़ा किसान जो वो एवेंचुअली एक छोटा किसान बनता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इनके इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर सकें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ले सकें। ठीक है, तो ये खैर एग्रीकल्चर फील्ड में रहता है इशू, और रहना भी अल्लाह करे दूर हो जाए। सेकंड जो सेक्टर है बेहतर, वो मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, क्या आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे हम इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बारहा जिक्र करते रहते हैं। ठीक है, लेट से कोई कंपनी या ट्रांजिस्टर बना रही है, आपकी बातों कर देते हैं, थोड़ा खुश हो जाएं आप, एग्रीकल्चर से आपको इधर ले आते हैं। कोई डायोड बना रही है, ठीक है, कोई सोलर सेल्स को बना रही है, यानी कि पैनल्स को, मॉड्यूल्स को। ठीक है जी, कुछ आपके पास डीएसपी किट्स बना रही हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे इस तरह के भी, ये जो हार रोड के आपके चक्कर है, ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कोई कंट्रोलर बना रहे हैं, कोई माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर काम कर, मैन्युफैक्चरर सर्विसेज के ऊपर आगे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं जो कि, और एक ट्रेंड देख लेते हैं यूएसए का, फिर उसके बाद जो है अब इसमें अगर आप देखें ना तो इनके एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड है ना वो एज एक्सपेक्टेड, ये देखें नीचे आया है, ज़राअत का जो ट्रेंड है डाउन है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का भी जो ट्रेंड है कंपैरेटिवली वो भी थोड़ा डाउन ही गया। जो ट्रेंड इंक्रीमेंट में है ना वो सर्विसेज का। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का जो है वो उतार चढ़ाव में रहा है, समहाउ थोड़ा बहुत कांस्टेंट ही था, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर आप एंड पे देखें, आखिरी जो ईयर्स हैं 2010 के करीब करीब जो ईयर्स हैं 2004 से 10 या 2000 से 2010, उसमें आपको एग्रीकल्चर में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी एक डिक्लाइन नज़र आया। और एग्रीकल्चर में तो टॉप से बॉटम आपको डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है। वहाँ पे साफ ज़रा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। वो आपके एशिया से चीज़ें परचेज़ करते हैं, और यूएसए में मैं यूके में मैं उसका आई विटनेस हूँ। बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी वीट से रिलेटेड, राइस से रिलेटेड, सारी चीज़ों पे इंडिया का या पाकिस्तान का वहाँ पे लेबल लगा होता है। और मोस्टली इंडिया की इस तरह से था कि हमारा जो चावल है वो इंटरनेशनली नहीं बाहर जा सकता था। अभी रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ के कोई केस विन किया है, आई हैव नो डिटेल के मतलब क्या उसमें था, क्या एलिगेशंस थी, लेकिन अब खैर चावल बाहर जा सकता है, यही सुना है।
और तो एनी इन शॉर्ट ये कि एशिया से चीज़ें जो हैं वो बाहर भेजी जा रही होती हैं। तो बड़े में ये है, बड़े शहरों में सॉरी बड़े कंट्रीज़ में ये है कि सर्विसेज के अंदर इंक्रीमेंट है, बाकी चीज़ों के अंदर डिक्रीमेंट है। सो ये सारी एक मज़र की बड़ी वो क्रिटिकल राय जो हमने ली थी, लाइक जुवेद चौधरी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था अभी रिसेंटली, और उसके ऊपर कुछ हमने बातें की थी। वो सिर्फ ये था कि हमारा ना यूँ डिक्लाइन में आए ना, और अगर इन एनी केस अगर हम नहीं उसकी केयर करते तो जो बेसिक हमारा यूनिट है वो डिक्लाइन की तरफ जा सकता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो किस सेंस में कि आप जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं या कोई विंड का सेटअप है उसको वहाँ पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। और डेफिनेट सी बात है वो कंपनी अपना उनसे डिमांड करेगी जो भी सोलर ट्यूबवेल के लिए जो कुछ भी वो लगाना चाह रहे हैं, ईजी एक्सेस हो जाएगा, उनकी बिलों से जान छोड़ जाएगी, आपकी वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, आपकी कंपनी चल पड़ेगी समहाउ। सो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, हमारे कुछ ग्रेजुएट्स इस पे काम कर भी रहे हैं इस सेंस में भी, तो ये एक उनकी हेल्प हो सकती है। फिर कुछ लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं कि मॉइस्चर अगर है लेट से आपके पास ज़मीन में सेंसर्स कुछ लगा देते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर्स वगैरह, सम हो कुछ ना कुछ सेंसर जो नमी के तनासब को देख रहे हैं। सो तभी उनको पानी की ज़रूरत पड़े और तब वो आपको आइडिया हो, को टेक्स्ट आ जाए, कुछ सम हो। लेकिन अगर पानी की उसमें एक रीज़नेबल है या आपको उसमें नमी नज़र आ रही है तो आप उसको पानी ना दें और उसके अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो साफ ज़ाहिर है ये बिल का भी, पानी का भी, सारी चीज़ों की सेविंग है, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है। बजाय कि कुछ रिसोर्सेज ज़ाया करने के, इस पे भी कुछ काम कर रहे हैं। कुछ को ड्रोन्स वोन्स पे मतलब चल रहा है कि जिस पे हम जो स्प्रे करते हैं बजाय कि एक बंदा बड़ी देर में कर रहा है उसके लिए डेंजरस हो सकती है, सही होती है, नहीं होती, इस तरह की बातें कर कर आगे। सो अगर हम ड्रोन के थ्रू या टेक्निकली किसी और एस्पेक्ट के थ्रू अगर हम काम कर लें तो वो स्प्रे को किसी उस सेंस में ले जाएं, लेकिन उसमें कैपेसिटी उसकी कितनी है, ड्रोन की, कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे नहीं जा सकता। एक स्टूडेंट आ गए कि जी फसल के अंदर हम एक रोबोट बना रहे हैं वो स्प्रे करेगा, तो मैंने कहा अल्लाह के वली वो रोबोट चलेगा किधर। सो बंदा तो देख दिखा के उसको चल रहा है, तो रोबोट को आपने उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होता है तो अगर टायर्स वायर्स ये साफ ज़ाहिर लगेंगे, वो नीचे धंसेगा, सम हाउ बहुत सारी फिजिबल चीज़ें देखनी होती कि क्या हम करें, लेकिन देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है, तो एरिया वास्ट है, इसके ऊपर कुछ लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। खैर तो खैर ये कुछ सेक्टर्स थे जो कि चल रहे हैं, कुछ इंक्रीजिंग में कुछ डिक्रीजिंग पे। तो दैट वाज अ समरी। इसके साथ ही हम आज का जो ट्रेंड है वो ऑफ करते हैं। इसमें बड़ी फ्लक्चुएशन आपको दिखा दी है ज़राअत से लेके इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से इधर उधर। सो अगर किसी को कुछ हो तो डिस्कस कर लें। मेरे ख्याल से दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ठीक है जी, सो रहे हैं, उम्मीद है अच्छी नींद आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। कोई अटेंडेंस वाला तो नहीं है बंदा जिसको कोई मसला मसाइल है? चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।